नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य ज़रूर बने। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो जमीन देश के दलित बहुजन समाज के लिए शुरू से ही विमर्श का मुद्दा रही है। यदि मध्यकालीन इतिहास से देखें तो जमीन और अन्न के मुद्दे को संत शिरोमणि संत रैदास अपने बेगमपुरा में सभी को भरपेट अन्न और उनके प्रसन्न रहने की बात करते हैं। संत कबीर ने भी जमीन की समस्या को बड़ी प्रखरता से उठाया है। संत कबीर ने जमींदारों के अत्याचार, लगान की मार, किसानों की गरीबी और गांव से उनके पलायन का सजीव और मार्मिक वर्णन अपने पदों में किया है। 19वीं सदी में महात्मा ज्योतिबा फुले ने जमीन के सवाल को लेकर किसान का कोड़ा जैसी रचनाएं लिखी। इसके बाद कृषि व कृषि अर्थविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा विमर्श बाबा साहब ने शुरू किया था। इसलिए कृषि और कृषि अर्थविज्ञान में बाबा साहब का नाम बड़े ही प्रमुखता से सामने आता है। बाबा साहब के चिंतन के केंद्र में कृषि व कृषि अर्थविज्ञान के साथ साथ भूमिहीन खेतहर व दिहाड़ी मजदूर किसान रहे हैं। छोटे किसान राहत विधेयक पर बहस, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज और स्टेटस एंड माइनॉरिटीज में बाबा साहब कृषि संबंधी समस्याओं और उनके विवरण को वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ अपनी सभाओं व पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लगातार उजागर करते रहे हैं। एक गरीब और अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने वाले बाबा साहब को अच्छी तालीम मिली थी। चूँकि उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश पर खासा ध्यान दिया था। वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई में व्यक्तिगत रुचि लिया करते थे। अच्छी तालीम का ही नतीजा था कि बाबा साहब ने छोटी सी उम्र में एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया। उनकी इस किताब को लोग ज्यादा याद नहीं करते, जबकि किसानों की जिन जिन समस्याओं से हम आज रूबरू हुए उसकी झलक बाबा साहब ने 100 साल पहले ही इस किताब में दे दी थी। यह पुस्तक बताती है कि यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो किसानों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। आज हमारे अन्नदाता बदहाल हालत में पहुंच गए हैं और बदलाव की बाट जोड़ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार में रैयतवाड़ी व्यवस्था होती थी जिसमें भूमिदार सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी था। लगान न देने पर भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। जब सरकार द्वारा रैयतवाड़ी भूमि को बड़े भूस्वामियों को देने के लिए संशोधन बिल पेश किया गया तो इसका विरोध करने वाले बाबा साहब आम्बेडकर ही थे। उन्होंने कहा था कि भूस्वामित्व को इसी तरह बढ़ाया जाता रहा तो एक दिन ये देश को तबाह कर देगा, पर सरकार उनसे सहमत नहीं हुई। रैयतवाड़ी प्रथा हो या कोई और, जिनमें छोटे किसान जिनके पास जमीन भी थी तो वे उसके मालिक नहीं थे। महाराष्ट्र में एक खोती प्रथा भी थी। रैयतवाड़ी में तो किसान सीधा सरकार को टैक्स देते थे, पर खोती प्रथा अनुसार इसमें बिचौलिया रखे गए थे जिन्हें खुद भी कहा जाता था। उन्हें किसानों से टैक्स वसूलने के लिए कुछ भी करने की छूट थी। वे किसानों पर बहुत जुल्म करते थे, तो कभी जमीन से बेदखल। इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ही थे जिन्होंने 1937 में खोती प्रथा के उन्मूलन के लिए मुंबई विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया और बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रयासों से खोती प्रथा का उन्मूलन हुआ और किसानों को उनका हक मिला था। 1927 में भी ब्रिटिश सरकार ने बंबई विधानसभा में छोटे किसानों के खेतों को बढ़ा करके भूस्वामी के हवाले करने का विधेयक पेश किया था। तब भी कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब आम्बेडकर ही थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि खेत का उत्पादक और अनुत्पादक होना उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि किसानों के आवश्यक श्रम और पूंजी करता है। उन्होंने कहा था कि समस्या का समाधान खेत का आकार बढ़ाने से नहीं बल्कि सघन खेती से हो सकता है। इसलिए उन्होंने सलाह दी थी कि सामान्य क्षेत्रों में सहकारी कृषि को अपनाया जाए। बाबा साहब ने इसके पीछे उदाहरण दिया था कि इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में सहकारी कृषि अपनाया जाना फायदेमंद रहा है। 1946 में भी बाबा साहब आम्बेडकर ही थे जिन्होंने संविधान सभा को भूमि के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। यह ज्ञापन स्टेटस एंड माइनॉरिटीज के नाम से आज भी उपलब्ध है। वो भूमि, शिक्षा, बीमा उद्योग, बैंक आदि का राष्ट्रीयकरण चाहते थे। वे चाहते थे कि ना कोई जमींदार रहे, ना पट्टेदार और ना ही कोई भूमिहीन। 1954 में भी बाबा साहब ने भूमि के राष्ट्रीयकरण के लिए संसद में बहस करने के दौरान आवाज उठाई थी, पर कांग्रेस ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि भारत का शासन राजाओं, नवाबों और जमींदारों के हाथों में ही था, जिसका मुखिया ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण सवर्ण वर्चस्व कायम रखना चाहता था और दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को आर्थिक रूप से कमजोर। बाबा साहब भूमि के सवाल पर भी उतने ही गंभीर थे जितने कि भारत में फैली अन्य समस्याओं के लिए। बाबा साहब ने
किसानों की समस्याओं का निवारण हेतु स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया नामक शोध पत्र भी लिखा था। वह भी लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी किताब स्टेटस एंड माइनॉरिटीज में लिखा है कि वह देश की कैसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं। वह किसी मंत्री पद के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा भी था कि योजना आयोग की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए, मगर नेहरू जी ने मना कर दिया। नेहरू जी के उस फैसले से देश का नुकसान हुआ है। बाबा साहब सरकारी क्षेत्रों में समान अवसर की हिमायत थे। अब भी आबादी के अनुपात में कामगारों को अगर हम समान अवसर मुहैया कराने में सफल हो सके तो जात पात को लेकर नई पीढ़ी में पनप रही द्वेष भावना खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और फिर समाज बदलाव की अपनी गति बढ़ती रहेगी। बाबा साहब जानते थे कि पूंजीपतियों और जमींदारों की कांग्रेस पार्टी कभी देश के भूमिहीन खेतिहर मजदूर किसानों को उनका वाजिब हक नहीं देगी। राष्ट्र निर्माण के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के बावजूद भी बाबा साहब ने भूमिहीन खेतिहर मजदूर किसानों के लिए न सिर्फ लेखनी चलाई बल्कि अपनी सभाओं में, अपनी पार्टी की विधान में और अन्य सभी मंचों पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए आवाज भी उठाई थी। बाबा साहब कांग्रेस के दमनकारी चरित्रों को नंगा करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस सभी तरह के लोगों की खिचड़ी संस्था है। पूंजीपति मजदूर, जमींदार, किसान, मालगुजार, साहूकार और भूमिहीन जैसे परस्पर विरोधी वर्गों का पक्ष है कांग्रेस। ऐसी कांग्रेस से कभी भी गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। बाबा साहब कांग्रेस से सचेत करते हुए कहते हैं कि जो मारवाड़ी जाली दस्तावेज बनाकर और आपके अंगूठे का निशान लगाकर आपकी जमीनें, घर द्वार पर कुर्की ले आते हैं, क्या आपको लगता है कि वे मारवाड़ी गरीबों का, किसानों का और मजदूरों का कल्याण करेगी? कांग्रेस अपना पूंजीपतित्व टिकाए रखना चाहती है। बाबा साहब चाहते हैं कि सरकार मूल और आवश्यक उद्योगों, बीमा व्यवसाय तथा कृषि भूमि का डिबेंचर के रूप में उचित मुआवजा देकर सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि को मानक आकार में भागकर खेती के लिए ग्रामवासियों को पट्टे के रूप में बांटे। पट्टाधारी गांव सरकार को खेत के किराए का भुगतान करेगा और पैदावार को परिवार में निर्धारित तरीके से बांट लेगा। कृषि भूमि को जाति धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के इस प्रकार बांटा जाए कि न कोई जमींदार होगा, न पट्टेदार, न भूमिहीन किसान होगा। इस तरह सामूहिक खेती के लिए वित्त, सिंचाई, जल, जोत, पशु, खेती के औजार, खाद, बीज आदि का प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस खेती में सरकार को जो आय होगी वो इस तरह की होगी: 1. जमीन पर लगान, 2. डिबेंचरधारी को भुगतान के लिए जाने वाला ब्याज, 3. खेती को कैपिटल्स गुड उपलब्ध कराने का शुल्क और 4. इस पट्टेदारी के नियम को तोड़ने और खेती की अवहेलना करने वालों से वसूला गया अर्थदंड। इस तरह मित्रों, बाबा साहब ने किसानों के लिए कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन नेहरू और उनके सरकार ने ये सुझाव नहीं माने, इसलिए किसानों को आज रास्ते पर उतरना पड़ा है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।